मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज, सिवान। मैं आपके सम्मुख अधिकार के विविध सिद्धांतों पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ without which no man can seek in general to be himself at his best। अधिकार मानव जीवन के विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कायम है, लेकिन अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विकास विद्वानों द्वारा किया गया है। कुछ विद्वान अधिकार को प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ इसे ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल मानते हैं। इन दोनों से भिन्न कुछ विद्वान इसे राजकीय कानून की उपज बताते हैं तो कुछ इसे सामाजिक कल्याण के रूप में समाज की देन बताते हैं। अधिकार संबंधी सिद्धांतों को हम निम्न शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार प्राकृतिक हैं और इन्हें जन्मसिद्ध अधिकार भी कहा जाता है। आशीर्वादम ने इस संदर्भ में लिखा है, दे यानी राइट्स आर एज मच ए पार्ट ऑफ मैंस नेचर एज सी द कलर ऑफ हिज स्किन। दे डू नॉट रिक्वायर एन एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन, दे आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। ये सिद्धांत जन्मजात तथा पूर्णतः सामाजिक हैं। इन अधिकारों का संबंध जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख से है। लास्की ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक जैसे हॉब्स, लॉक एवं रूसो इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले ही व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे, जिसे प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। समझौतावादी विद्वानों के अनुसार समझौता करते समय वह इन अधिकारों में से कुछ को राज्य को सौंप दिया ताकि उनके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के आधार पर ही 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया गया था। इसी मान्यता के अंतर्गत 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया गया। ये इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में हम देखें कि भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानकर उन्हें पूरा करना राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक अधिकार के इस सिद्धांत ने मानव के अधिकारों का महत्व उस समय स्थापित किया जब मनुष्य को भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह सिद्धांत अब उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया है तथा विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। सबसे पहले ये आलोचना की गई है कि ये अधिकार सिद्धांत अस्पष्ट और भ्रामक है। कुछ विद्वान स्वतंत्रता को प्राकृतिक बताते हैं जबकि कुछ दासता को प्राकृतिक बताते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अरस्तु दासता को प्राकृतिक बताते हुए उसका समर्थन करते हैं, जबकि रूसो स्वतंत्रता को प्राकृतिक बताते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे और वर्तमान में उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, इस संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति की देन माना जाता है और इसलिए उनके अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि हम देखें कि व्यवहार में समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग
बिना प्रतिबंधों की विद्यमानता के संभव ही नहीं है। इस सिद्धांत के द्वारा अधिकार को सामाजिक मान्यता नहीं दी गई है, जबकि समाज से अलग अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बोसाक्वे ने लिखा है, ए राइट इज ए क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इसी प्रकार गिल क्राइस्ट ने कहा है, राइट्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट मैन इज ए सोशल बीइंग। इस प्रकार अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन यदि प्राकृतिक अधिकार का यह अर्थ लगाया जाए कि ये वैसे आदर्श हैं जिससे मानव समाज को वंचित नहीं किया जा सकता, यानी वैसी आदर्श स्थिति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाए जिससे मानव को वंचित नहीं किया जा सकता, तो यह सिद्धांत बहुत हद तक सही प्रतीत होता है। इस संदर्भ में लॉर्ड ने कहा है कि नेचुरल राइट्स आर दोज कंडीशंस whether afforded by human agency or not, which are required for the development of individuality। उसका यह कथन सत्य प्रतीत होता है। सेकंड, अधिकार संबंधी कानूनी सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम है। यह राज्य की इच्छा से कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। एक व्यक्ति के केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कानून पर निर्भर करता है। वैधानिक अथवा कानूनी सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता तथा इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स एवं हॉलैंड आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है बल्कि उसे मान्यता प्रदान करने वाला है। यदि राज्य को अधिकारों का जन्मदाता मान लिया जाए तो राज्य निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाएगा तथा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वह व्यक्ति के अधिकारों का ही अंत कर सकता है। वास्तव में राज्य के कार्य की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, जैसे नैतिकता, रीति रिवाज एवं परंपराओं से राज्य बंधा होता है। इसके साथ ही कानूनी अधिकार सिद्धांत की यह भी आलोचना की जाती है कि अधिकार का आधार कानूनी नहीं बल्कि औचित्य की भावना होती है। वास्तव में व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, अधिकार संबंधी ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार न तो प्राकृतिक होते हैं न ही राज्य द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, बल्कि बरसों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं उन्हीं रीति रिवाजों को समाज की स्वीकृति के बाद अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर रिची ने कहा है, दोज राइट्स दैट पीपुल थिंक दे ought to have are just those rights which they have been accustomed to have or which they have by tradition, whether true or false, or having once possessed। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए वर्क ने कहा, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित ही थे, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना की गई है और विद्वानों ने कहा है कि ये रीति रिवाज पर जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं ये
हमारे भले ही कुछ अधिकार ऐसे हो सकते हैं जो रीति रिवाजों पर आधारित हो, लेकिन सभी अधिकारों के आधार को रीति रिवाजों पर आधारित नहीं किया जा सकता। दूसरे, सभी रीति रिवाज भी समाज या मानव कल्याण के हित में होते हैं ऐसा नहीं है। जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, भारत में छुआछूत की प्रथा, ये सभी ऐसे रिवाज हैं जिनको बने रहना समाज और व्यक्ति के हित में नहीं था। इन रिवाजों को अधिकारों का आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये न तो व्यक्ति के हित में है और न ही समाज के। तीसरे, यदि इसे अधिकारों का आधार मान लिया जाए तो सुधार की संभावना ही खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भारत में समुद्र मार्ग अथवा वायु मार्ग से विदेश जाने का रिवाज नहीं था और इस रिवाज को अधिकार का आधार बना दिया जाता तो आज हम सभी भारतवासी कूपमंडूक बनकर रह जाते। नेक्स्ट है अधिकार संबंधी समाज कल्याण सिद्धांत, द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है और इसका अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। साथ ही व्यक्ति उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। बेंथम, मील, रास्को, पाउंड एवं प्रोफेसर चेफर आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बेंथम के अनुसार ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के आधार पर ही अधिकार मिलने चाहिए। प्रोफेसर लास्की ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि आई कैनॉट हैव राइट्स अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर फॉर दैट अल्टीमेटली इज टू गिव मी राइट्स अगेंस्ट ए वेलफेयर which is intimately and inseparably associated with my own। अर्थात लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनसे मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकहित अधिकारों की सबसे अच्छी कसौटी है, लेकिन लोकहित अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। साथ ही यदि व्यक्तिगत हित और लोकहित में संघर्ष होता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, यह एक समस्या बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज हित में व्यक्तिगत हित को बलिदान कर देना चाहिए। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान समाज हित में किया जाना उचित है। इन आलोचनाओं के बावजूद यह सच है कि अधिकारों का आधार समाज हित ही होता है। नेक्स्ट, अधिकार संबंधी आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत, द आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है तथा अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, इसलिए आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे, अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है, इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। यह न तो अधिकारों का समर्थन करता है, यह न तो गलत अधिकारों का समर्थन करता है और न ही उचित अधिकारों से वंचित करता है। दूसरे, यह सिद्धांत न तो प्राकृतिक सिद्धांत की तरह
अधिकारों की निरपेक्षता या असीमितता का समर्थन करता है, न ही वैधानिक या समाज कल्याण सिद्धांत की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए यह कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों पर मनचाहा प्रतिबंध लगा सकता है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए विद्वानों ने इसे अव्यवहारिक सिद्धांत कहा है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक और व्यक्तिगत मामला है। समाज या राज्य इस बात को नहीं जान सकता कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अथवा सुविधाएं जरूरी है। लेकिन यह आलोचना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकास रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है, उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।